बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू करंट पेपर वीडियो ऑफ MTH 603। मैं ये फ़ाइल यूज़ करूँगा MK ऑनलाइन एकेडमी की। इसको मैं बेस बनाऊँगा, लेकिन जो 2026 का स्प्रिंग का करंट पेपर आ रहा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जो पेपर अटैम्प्ट किया गया है उसके क्वेश्चंस भी आपसे शेयर करूँगा, और उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करूँगा। अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका मिड टर्म में 4 GPA आएगा, विच इज़ 90% मार्क्स। तो सबसे पहले जो MCQ है वो ये है कि सिंबल्स यूज्ड इन बाइनरी सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से भी आ सकती है और थोड़ी सी चेंज होके भी आ सकती है, लेकिन मतलब आपने ये याद रखना है कि 0 और 1 सिर्फ बाइनरी सिस्टम में होता है यूज़, इसके अलावा कुछ भी बाइनरी सिस्टम में यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है कि रेगुलर फारसी मेथड में जो 2 पॉइंट्स होते हैं xn और xn+1, उनको चूज़ किया जाता है सच दैट जो हमारे पास उनके फंक्शंस हों उनके ऑपोजिट साइन होने चाहिए। ठीक है, कि अगर एक पॉजिटिव आ रहा है फंक्शन तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका ऑपोजिट करेक्ट आंसर है, ये गलत आंसर मार्क हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कम्प्लेक्स रूट इन एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। तो इसका आंसर 3 मार्क हुआ है, लेकिन इसका 3 आंसर नहीं है। जो भी हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आयोटा से पहले a प्लस आयोटा है, ठीक है, तो उसके साथ उसका कॉन्जुगेट भी होता है जिसको कहते हैं a माइनस आयोटा। तो जब भी कम्प्लेक्स रूट्स आने हैं तो उन्होंने पेयर में आना है। ठीक है, एक उसका प्लस आयोटा वाला होता है, एक माइनस आयोटा वाला होता है, तो कॉन्जुगेट पेयर होता है। तो इस वजह से जो हमारे पास 3 डिग्री की इक्वेशन है तो उसका मतलब उसके मैक्सिमम 3 रूट्स होंगे, और बीच में अगर पेयर बनाना है तो 2 रूट्स ऐसे होंगे जो कम्प्लेक्स होंगे और एक रियल होगा। तो इसका जो आंसर बनता है वो 2 बनता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट ये था कि जब हम म्यूलर मेथड का सोल्यूशन करते हैं या किसी भी मेथड का सोल्यूशन करते हैं तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ आती हैं वो ऑपोजिट होती हैं, कॉन्जुगेट होती हैं या सिमिलर होती हैं। तो इसका आंसर है कॉन्जुगेट, यानी प्लस आयोटा और माइनस आयोटा ये दोनों वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अगर x a के इक्वल है, ये रूट है इक्वेशन का और पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री है, और x माइनस a फैक्टर है इस फंक्शन का, और अगर मैं इस फंक्शन को x माइनस ए से डिवाइड कर दूं जो इसका फैक्टर है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना बचेगा? तो हमारे पास n-1 का बचेगा। पहले n डिग्री का था, जब मैंने उसको x माइनस ए से डिवाइड कर दिया जो कि उसका फैक्टर था, तो n-1 डिग्री का मेरे पास पॉलिनोमियल बच जाएगा। नेक्स्ट है कि सेकंड मेथड जो होता है उसको कितनी स्टार्टिंग वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो जो सेकंड मेथड है उसका जो फार्मूला है उसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn-1, और इसी तरह नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn-1 होता है, और यहाँ पर हमारे पास इसके साथ xn-1 होता है और इसके साथ हमारे पास xn होता है। ये हमारे पास सेकंड मेथड का फॉर्मूला है। तो अगर आप देखें xn और xn-1 ये 2 वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं, तो कोई सेकंड मेथड को स्टार्ट करने के लिए हमें 2 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकंड मेथड जो है वो ओपन मेथड है या ब्रैकेटिंग मेथड है। तो जो हमारे पास सेकंड मेथड होता है वो ओपन मेथड होता है, क्योंकि सेकंड मेथड इज सिमिलर टू न्यूटन रॉफसन मेथड। जो न्यूटन रॉफसन मेथड होता है वो भी ओपन होता है, इसी वजह से जो सेकंड मेथड होता है वो भी ओपन मेथड होता है। इसके अंदर हम लिमिट नहीं करते कि जो हमारे दोनों फंक्शंस हैं वो ऑपोजिट साइन के हों। जिस फंक्शन में हम लिमिट करें हर इटरेशन के बाद के दोनों फंक्शन हमारे ऑपोजिट साइन के और हम सिर्फ वो वैल्यूज़ लें तो उनको ब्रैकेटिंग कहते हैं। हमारे पास जो बाइसेक्शन मेथड होता है और रेगुलर फेल्सी मेथड होता है, ये दोनों ब्रैकेटिंग मेथड होते हैं, जबकि न्यूटन रॉफसन और सेकंड मेथड हमारे पास ओपन मेथड होते हैं। ये सेकंड मेथड का हैंडआउट में मेंशन नहीं है, लेकिन आज के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब जो हमारे पास S है, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होता है कि इसका इन्वर्स इसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो इन्वर्स होता है वो S के इक्वल होता है और ट्रांसपोज भी S के इक्वल होता है। तो ये तमाम चीज़ें इसकी ट्रू हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये होता है कि इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है, सिर्फ ये चीज़ इसकी ट्रू है, ये गलत मार्क हुआ है। ये जो होता है ना कि जिसके अंदर इन्वर्स ट्रांसपोज के इक्वल होता है उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बोलते। तो इसका जो राइट आंसर वो ये है कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके इक्वल है तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट जो है कि डायगोनल डोमिनेंस ऑफ अ क्वेश्चन मैट्रिक्स इज स्ट्रिक्टली चेक्ड इन। तो ये हम जैकबीज मेथड में चेक करते हैं। बाइसेक्शन मेथड में तो वैसे ही आइटरेटिव मेथड में हम वैल्यूज़ ले रहे होते हैं, न्यूटन रॉफसन में भी हम जो है वैल्यूज़ ले रहे होते हैं, और म्यूलर मेथड में भी वैल्यूज़ ले रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तमाम मेथड्स के नाम आए गए हैं, तो मैं आपको इनको फार्मूलाज बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पार्ट के लिए, कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आपने उसको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो बाइसेक्शन मेथड होता है इसके अंदर हम x0 और x1 दो वैल्यूज़ लेते हैं, ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं जिनके ऊपर जो फंक्शन हो वो ऑपोजिट साइन दे रहा हो।
ठीक है। अगर इधर प्लस दे रहा है तो इधर माइनस दे रहा हो, अगर इधर माइनस दे रहा है तो इधर प्लस दे रहा हो। ये दो वैल्यूज़ आपने x0 और x1 की ले लेनी है। फिर जो आपका x2 होगा वो इन दोनों की एवरेज के इक्वल होगा, यानी आपने x1 और x0 दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ये आपका x2 आएगा। अब x2 का fx2 कैलकुलेट करना है। अब देखना है इसका जो पॉजिटिव है साइन है या नेगेटिव है, जो भी साइन है उसके ऑपोजिट साइन वाला आपने यहाँ से उठा लेना है और उसके बाद उसको x3 के एवरेज के लिए यूज़ कर लेना है। तो ये हमारे पास बाइसेक्शन मेथड यूज़ होता है, जिसके अंदर हम इस तरह से रूट्स को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड होता है म्यूलर मेथड। म्यूलर मेथड जो होता है ये थोड़ा सा जो है ना लेंथी मेथड होता है, ठीक है, और इसके अंदर फ्री वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो म्यूलर मेथड अगर हमने देखना हो तो उसके अंदर हमारे पास जो होता है x जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है x0 माइनस 2c ओवर b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट में होता है। ये हमारे पास जो होता है ये म्यूलर मेथड का फार्मूला होता है x कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास जो c, a और b इनके अलग अलग फार्मूलाज हैं। जो c होता है ये हमारे पास f0 के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास a होता है, a हमारे पास होता है h2f1 माइनस h1 प्लस h2 इंटू f0 प्लस h1f2। ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं न्यूमरेटर में, और नीचे हमारे पास होता है h1 इंटू h2 इंटू h1 प्लस h2। ये हमारे पास a का फार्मूला होता है। इस तरह से हम a कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास b होता है, b हमारे पास होता है f1 माइनस f0 प्लस a h1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय h1। तो इस तरह से जैसे मैंने इनको हिफ्स किया वैसे ही आप हिफ्स कर लें। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास म्यूलर मेथड के बाद हमारे पास बाइसेक्शन मेथड भी मैंने आपको बता दिया। जैकबीज मेथड जो है वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन होती हैं उनमें x, y और z की वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो भी इनकी इक्वेशन बन रही होती हैं, और फिर उनके ऊपर आइट्रेशन फॉलो करते रहते हैं, जो हमारे पास जैकबीज मेथड होता है। न्यूटन रॉफ्सन मेथड जो है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमने x को जब कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल xn+1 कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डेरिवेटिव ऑफ xn। तो इस तरह से हमारे पास न्यूटन रॉफ्सन मेथड होता है, जिसके अंदर हमारा डेरिवेटिव यूज़ हो रहा होता है। तो ये हमारे पास तमाम मेथड्स हैं, इनके फार्मूलाज हैं, जैसे मैंने यहाँ हिफ्स किया ऐसे ही आप कर लें। लेकिन मेरे पास मज़े की बात ये, मैंने ये सारे फार्मूले किए हुए थे, इतना मुश्किल तरीके से मैंने तैयारी की हुई थी, और पेपर जो मेरा सब्जेक्टिव है वो हलवा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कितना हलवा सब्जेक्टिव है, जो कि MTH 603 का बिल्कुल भी सब्जेक्टिव नहीं लग रहा था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन होती है कन्वर्जेंस की, जो गॉस जैकबी आइटरेटिव मेथड में यूज़ होती है। वो क्या होती है कि हमारे पास जो AII यानी जो हमारे पास डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सम से ग्रेटर होने चाहिए। तो ये हमारे पास डायगोनल डोमिनेंस होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है कन्वर्जेंस करने के लिए। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में एलिमेंट्स अबव एंड बिलो मेन डायगोनल आर मेड साइमल्टेनियसली जीरो। जो हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है सिंपल, उसके अंदर हम सिर्फ अपर ट्रायंगुलर बनाते हैं, सिर्फ नीचे वालों को ज़ीरो करते हैं, जबकि हमारे पास जो गॉस जॉर्डन होता है उसमें ऊपर नीचे हर जगह ज़ीरो करते हैं, यानी वो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की तरह हम ले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कन्वर्जेंस क्राइटेरिया एंड रिलैक्सेशन मेथड इज़ गिवन बाय, तो ये भी वही चीज़ है जो डायगोनल डोमिनेंट होता है। तो एक में लाजमी ये पूछा जाता है, या रिलैक्सेशन मेथड का पूछा जाएगा या जैकबी का पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है आइगन वेक्टर्स जो होते हैं, ये हमारे पास इसका जो राइट आंसर वो ये है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं। ये वेक्टर्स होते हैं क्योंकि ये आइगन वेक्टर्स हैं, स्केलर्स नहीं होते, वो आइगन वैल्यूज़ होती हैं जो स्केलर्स होती हैं। ये आंसर इसका गलत है। इसका राइट आंसर है कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं आइगन वेक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट है कि आइगन वैल्यूज़ आर रियल नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये भी आया हुआ था। नेक्स्ट है कि जैकबी मेथड इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ये दो MCQ बिल्कुल एक जैसा इसका आंसर है, और ये बिल्कुल एक पेपर में ऐसे ही सीक्वेंस में आए हुए थे, एक साथ ही आए हुए थे। तो जैकबी मेथड होता है ये हाईली रिकमेंडेड होता है रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, और जैकबी मेथड जो होता है ये आइगन वैल्यूज़ के लिए जब हमने यूज़ करना है तो रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे ये यूज़ होता है। ये दोनों ऐसे ही आए हुए थे और इन दोनों का यही आंसर है, रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो होता है वो डिफाइन किया जाता है इक्वली स्पेस्ड एप्सिकास के लिए। ये इसका राइट आंसर है, अनइक्वली इसका राइट आंसर नहीं है। एप्सिका का मतलब होता है एक्स के जो एक्सिस होता है उसके ऊपर कितना डिस्टेंस है। तो एक्स के दरमियान जितने भी डिस्टेंस हैं 0, 1, 2 हो या 2, 4,
6 हो, यानी आपस का जो डिस्टेंस है ये सेम होना चाहिए। इसको कहते हैं एप्सिका, इक्वली स्पेस्ड यानी इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, तभी हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द एरर क्रिएटेड बाय ओनली ट्रंकेटिंग द सीरीज अप टू फाइनाइट टर्म्स इज कॉल्ड ट्रंकेशन एरर। ठीक है, इसको ट्रंकेशन एरर कहते हैं। एरर तीनों में से किसी ना एक की डेफिनेशन या कोई कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। ठीक है, ट्रंकेशन एरर ये होता है। अच्छा, जो आज स्टेटमेंट आई हुई तो ये आई थी कि एरर कॉज बाय स्किपिंग अ फ्यू स्टेप्स, यानी कुछ स्टेप्स को आप स्किप कर दें या इग्नोर कर दें कुछ स्टेप्स को, तो वो कौन सा एरर होता है, तो वो ट्रंकेशन एरर है, इसका आंसर है। तो स्टेटमेंट घुमा फिर के आ सकती है। इनहेरेंट एरर वो होता है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर पहले से मौजूद होता है। ठीक है, रिलेटिव एरर कोई एरर नहीं होता। तीसरा जो एरर होता है वो हमारे पास होता है लोकल राउंड ऑफ एरर, के हमारे पास कोई कंप्यूटर है, उसकी लिमिटेशन है, वो राउंड ऑफ करके आपको वैल्यू दे रहा है, तो उसको राउंड ऑफ एरर बोलते हैं। तो 3 हमारे पास ये एरर्स होते हैं। अच्छा, म्यूलर मेथड जो होता है इसको कितने स्टार्टिंग पॉइंट्स चाहिए होते हैं, हमने अभी देखा था 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स इसको चाहिए होते हैं। और जो इंपॉर्टेंट MCQ आ जाएगा था कि म्यूलर मेथड में डिटर्मिनेंट्स नहीं, म्यूलर मेथड में डेरिवेटिव्स की ज़रूरत है या नहीं, ये था। तो इसका आंसर है नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेटिव की म्यूलर मेथड में ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है कि गॉस जॉर्डन मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर अलाउड। तो गॉस जॉर्डन में हम क्या कर रहे होते हैं, वो एचलॉन रिड्यूस एचलॉन की तरह कर रहे होते हैं। तो हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई हम कर सकते हैं, यानी रोज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास राइट आंसर है कि रो ट्रांसफॉर्मेशंस उसमें अप्लाई हो सकती हैं, या रो ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, इसको अप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हमारे पास ये सिंबल यूज़ होता है जिसको डेल्टा सिंबल बोलते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस के लिए डेल सिंबल यूज़ होता है। ये हमारे पास जो सिंबल है ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। इनके सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और ये एवरेज ऑपरेटर हमारे पास यूज़ होता है। अच्छा, जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, इसके अंदर अगर हमारे पास fxn है, ठीक है, आप इसको fxn भी लिख सकते हैं, या मैं इसको y ऑफ x भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास, या y ऑफ n भी लिख सकते हैं। y ऑफ n जो होता है हमारे पास, जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये अगली एक वैल्यू पकड़ता है, यानी yn+1, और इसमें से फंक्शन की करंट वैल्यू को माइनस कर देता है। ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस है, यानी फॉरवर्ड में से डिफरेंस लेता है। फिर हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। ये क्या करता है कि पीछे वाले का डिफरेंस लेता है, यानी अब करंट वैल्यू आ जाती है माइनस yn-1। ठीक है, ये हमारे पास होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फिर हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास yn है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर हाफ ऐड करेगा yn+½ और इसके अंदर से हाफ माइनस करेगा yn-½ और इन दोनों का डिफरेंस ले लेगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस, क्योंकि ये हाफ ऐड करके हाफ माइनस करके डिफरेंस ले रहा है। फिर हमारे पास एवरेज ऑपरेटर होता है। एवरेज ऑपरेटर क्या करता है कि ये जो +½ और +-½ वाली वैल्यूज़ है यही लेता है, इनको ऐड करता है आपस में और 2 से डिवाइड कर लेता है, यानी इनकी एवरेज ले लेता है। तो इसको एवरेज ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि म्यू से डिनोट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रिलैक्सेशन मेथड फॉर फास्ट कन्वर्जेंस, ऑल terms should be taken to one side and then reordering should be done so that largest coefficient, जो हमारे पास नेगेटिव लार्जेस्ट कोफिशिएंट्स जो होते हैं हमारे पास इसके लिए फास्ट उसकी कन्वर्जेंस के लिए, वो हम डायगोनल पे ले आते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव मिसिंग है, ये भी आ सकता है स्टेटमेंट में कि कौन सा होता है, नेगेटिव लाते हैं कौन सा लाते हैं। तो नेगेटिव लार्जेस्ट कोफिशिएंट को हम डायगोनल पे ले आते हैं ताकि हमारे पास फास्टर कन्वर्जेंस हो जाए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट MCQ आया हुआ था कि सेकंड मेथड जो होता है, नहीं, रेगुलर फारसी मेथड जो होता है वो रेगुलर फारसी मेथड इज़ डैश देन बाइसेक्शन मेथड, सेम, स्लोअर और फास्टर। तो इसका आंसर है फास्टर, कि रेगुलर फारसी मेथड जो होता है वो फास्टर होता है देन बाइसेक्शन मेथड। नेक्स्ट है कि गॉस सीडल मेथड इज़ डैश इन नेचर। तो ये हमारे पास गॉस सीडल मेथड जो होता है ये हमारे पास डायरेक्ट नेचर तो नहीं होता। गॉस सेटल मेथड में हम वैल्यूज़ ही यूज़ करते हैं, पहले 0 0 ले लेते हैं, फिर सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट करते रहते हैं, तो ये आइट्रेटिव इन नेचर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि गॉस सेडल आइट्रेटिव मेथड, अच्छा नहीं, ये कौन सा आ रहा है, गॉस सेडल आ रहा है, हाँ जैकबी मेथड है, उससे अगला गॉस सेडल, जी सही है, आइट्रेटिव मेथड है। गॉस सेडल मेथड जो होता है ये हमारे पास यूज़ होता है। अच्छा, ये जिसने मार्क किए हैं ना आगे चीज़ें, वो इसको मेरे ख्याल से गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से कंफ्यूज कर रहा है। ये गॉस सेडल मेथड है जो जैकबी मेथड के साथ रिलेट होता है। तो ये हमारे पास यूज़ होता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि न्यूटन रॉफ्सन मेथड जो है ये कब फेल होता है, अगर हमारा fx = 0 आ जाए इन नेबरहुड ऑफ द रूट, तो ये हमारे पास न्यूटन रॉफ्सन मेथड फेल हो जाता है। और अगर आपको बदकिस्मती से शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएं कि 3 ऐसी सिचुएशंस बताओ जिसके अंदर न्यूटन रॉफ्सन मेथड फेल हो रहा होता है, तो एक तो ये है कि हमारे पास जो डिवाइड बाय 0 होता है, दूसरा हमारे पास होता है कि हमारे पास जंपिंग रूट्स आ जाते हैं, और तीसरा होता है
ऑसिलेटिंग फंक्शन आ जाता है लोकल मिनिमम और मैक्सिमम पे। ये 3 रीजंस होती हैं जिन पे ये फेल हो रहा होता है, तो ये आप याद कर लें शॉर्ट के लिए। अच्छा, अब मैट्रिक्स बी अगर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने बताना है कि इनमें से क्या चीज़ ठीक होगी। हाँ, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ये चीज़ ठीक होगी। अच्छा, जो क्वेश्चन आया हुआ था ऐसे आया हुआ था कि एस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये दिया हुआ था और जो ऑप्शन थे उसमें ये था कि एस इज इक्वल टू एस इनवर्स, एस इज इक्वल टू एस ट्रांसपोज या एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी या नन ऑफ द अबव। तो इनका आंसर नन ऑफ द अबव बनता है, क्योंकि यार ना ही ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ना इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल खुद के इक्वल है, ना इसका इन्वर्स खुद के इक्वल है और ना ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि जब हमारे पास लैम्डा एगन वैल्यू होती है और एक्स कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होता है तो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये इक्वेशन बनती है। इन जैकोबियन मेथड फॉर फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज, वैल्यू ऑफ थीटा इज फाउंड बाय फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है कि ऑफ डायगोनल जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो आप ले लेते हैं और उसको आप करते हैं जो भी उसकी बनती है ए आई जे जो लोकेशन बनती है वहाँ से लेके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ए आई आई माइनस ए जे जे से इसको डिवाइड कर देते हैं और tan टू थीटा के इक्वल होता है। ज़्यादातर इन क्वेश्चन में ये होता है कि ये इन्फिनिटी के इक्वल आता है, क्योंकि जब आप इसको माइनस करते हैं नीचे 0 होता है और ये किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी के इक्वल आता है। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब 2 थीटा को आप करेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी तो आपके पास आंसर आ जाएगा π/2 और फिर थीटा इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा। तो ये आप याद रख लें जनरली कि tan इनवर्स जो इन्फिनिटी होता है वो π/2 के इक्वल होता है और थीटा π/4 इन क्वेश्चंस में यूज़ होता है। लेकिन वैसे जो जनरल फार्मूला है थीटा को कैलकुलेट करने के लिए वो ये यूज़ होता है। इसके अलावा जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसमें इक्वेशन गिवन थी एक, ठीक है, और इधर 3 इक्वेशन लिखी थी और इधर इक्वल इक्वल लिखा था और बताना था कि इनके यूनिक सोल्यूशंस होंगे, नो सोल्यूशन होगा और सेम सॉल्यूशंस होंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इनमें से सिलेक्ट करना था। तो आप क्या करें कि ये जो हमारे पास गिवन है इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना के उसका डिटर्मिनेंट ले लें। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है इसका मतलब कि उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता या सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर नॉन जीरो के इक्वल आ जाता है इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो के इक्वल है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव था जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस आए हुए थे मैं बता रहा था कि बिल्कुल लग नहीं रहा था MTH 603 का सब्जेक्टिव है। एक आया हुआ था कि कंस्ट्रक्ट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर दीज वैल्यूज़। तो अगर आप ये वैल्यूज़ देखें हमारे पास x की वैल्यूज़ तो हम ऐसे ही बस लिख देते हैं, किसी काम की नहीं होती इसमें। जो हमारे पास मेन चीज़ होती है ये फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं 2 4 7। अब बैकवर्ड डिफरेंस के लिए क्या होता है कि करंट वैल्यू को पिछली वैल्यू से माइनस करते हैं। 4 - 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 - 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जो ये हमारे पास बन जाएगा डेल y, ठीक है। अब जो डेल स्केयर y बनेगा हमारे पास उसमें क्या बनेगा 3 - 2 1। तो ये इसका बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट हो जाता है। इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था दैट वाज के वैल्यू गिवन थी ये वाली, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, ये बाइनरी में गिवन थी। तो हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू है इसको 2⁻0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अगली वैल्यू है 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1 प्लस अगली वैल्यू 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻2 और इसी तरह आप इसके अंदर प्लस करेंगे, अगली वैल्यू में आ जाएगा 2⁻−1 और ये सो ऑन करते हैं, ये जो लास्ट वैल्यू है इसमें आ जाएगा 2⁻6। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5.7 सो ऑन, इस तरह का आंसर बनेगा। तो इस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन था ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करें, 3347 गिवन था। तो अगर इसको कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे करते हैं कि 8 ले लेते हैं, ठीक है। 7 × 8⁻0 प्लस 4 × 8⁻1 प्लस ये 3 है 3 × 8⁻2 और ये 3 × 8⁻3 और इसके बाद 1767 इसका आई थिंक आंसर आया था। तो इस तरह से आप ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था जो कि लग रहा था कि MTH 603 का ही क्वेश्चन है, बाकी तो अगर आप देखें तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के क्वेश्चन लग रहे हैं। पहले चैप्टर में से ही 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, हलवा सब्जेक्टिव आया हुआ है। मैं इतने फार्मूले याद करके गया हुआ था, म्यूलर मेथड, सेकंड मेथड, पता नहीं क्या क्या, कोई मेथड नहीं है, बस एक पावर मेथड आया था। पावर मेथड में ये मैट्रिक्स गिवन था, आपने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना था। तो उसको और बताया गया था कि आपने इनिशियल वेक्टर यूनिटी लेना है। यूनिटी से मुराद क्या होता है कि 1 1 1 आपने तीनों वैल्यूज़ की ले लेनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3 2 और 10। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 0.3
यहाँ पे बन जाएगा 0.2 और यहाँ पे बन जाएगा 1। अब हमारे पास ये नया वेक्टर आ जाएगा। अब इस नए वेक्टर को a के साथ फिर प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, 2 आइट्रेशन करने का बोला हुआ था। 8.4 आइगन वैल्यू आ जाएगी और जो मैट्रिक्स होगा 0.11 0.71, इस तरह 3 वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। ये आइगन वेक्टर है, तो ये दोनों चीज़ें लिखनी थी। ये टोटल सब्जेक्टिव था। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्टिव इस तरह आया था, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये शेयर करता हूँ जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि ये कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर गॉस सीडल आइट्रेटिव मेथड है। अच्छा, ये हमारे पास ऊपर एमसीक्यूज भी चल रहे थे जिसमें डायरेक्ट मेथड मार्क हुआ था गलती से, तो ये आइट्रेटिव मेथड होता है गॉस सीडल। जैसे मैंने तब भी आपको बताया था, जैकबी से ये नेक्स्ट स्टेप में आता है। जैकबी में हमारे पास सिमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, हम जो आइट्रेशन करते हैं उसके बाद वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। जो गॉस सीडल होता है इसमें सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट होती हैं, जैसे ही हमें वैल्यू अपेयर हो जाती है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने अप्रोक्सीमेशन एक करनी थी। पहले हम 0 0 वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है, उनको पुट करेंगे। x की वैल्यू जैसे कैलकुलेट होगी, y में अब x की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे, बल्कि जो यहाँ से कैलकुलेट होगी वो यहाँ पर पुट करेंगे। इसी तरह जब हमारे पास अगली इक्वेशन में y जहाँ पे यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे जो y की ये वैल्यू और x की ये वैल्यू यूज़ होगी वो पुट करेंगे, तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करें कि आप 2 से डिवाइड करें। 2 3 ज़ार 6, रिमाइंडर आया 1। ठीक है, उसके बाद 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर आया 1। फिर उसके बाद 2 0 ज़ार 1, रिमाइंडर आया 1। तो ये हमारे पास 1 1 1, ये रिमाइंडर्स जो होंगे ये 7 की बाइनरी होगी। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक्सप्रेस डेल्टा क्यूब वाई नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन वाई। तो अगर आप देखें डेल्टा क्यूब वाई नॉट है तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, और डेल्टा स्क्वायर वाई 1 जो होगा ये हो जाएगा डेल्टा वाई 2 माइनस डेल्टा वाई 1, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y नॉट। और इसी तरह जो ये होगा y2, ये हो जाएगा y1 माइनस, नहीं y2 का फॉरवर्ड डिफरेंस है, y3 माइनस y2। जो हमारे पास ये होगा y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। और यहाँ पर इसी तरह ये आप लिख देंगे y1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा y1 माइनस y नॉट। इस तरह से आप इसको जो है ना वो सिंपल y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y नॉट। इस तरह से इसकी एक इक्वेशन आ जाएगी। तो आपने y की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जैकबी आइट्रेटिव मेथड से 3 डेसिमल प्लेस इस तक हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, x को इस साइड पर रखेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज़ को इधर लेके जाएंगे। 95 माइनस 11y प्लस 4z और डिवाइडेड बाय 83। 83 सब में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू में 0 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0 0 इस तरह बना के, y की z की बना के 0 0 पुट करें। तो जैकबी में हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन में वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, जैसे अपीयर होती है वैसे यूज़ नहीं करते। अब हमारे पास क्या है, अप्रॉक्सीमेट द रूट ऑफ x³ माइनस 2x माइनस 5 बिटवीन 2 3 बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड। तो रेगुलर फाल्सी मेथड में 2 आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है। जो हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड होता है इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया, और f(2) आपने कैलकुलेट कर लेना है। इसके अंदर 2 पुट करके सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। f(3) करनी है, देखना है दोनों के ऑपोजिट साइन आने चाहिए, और फिर आपने रेगुलर फाल्सी मेथड का फार्मूला अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा, रेगुलर फाल्सी मेथड का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, xn माइनस xn माइनस 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1 इंटू f(xn), ये होता है हमारे पास, और इसको हम माइनस करते हैं xn में से। ये हमारे पास होता है रेगुलर फाल्सी मेथड। उसके बाद हमारे पास जो है जैकबी मेथड को यूज़ करके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स S निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो इसमें डायगोनल को स्किप करते हैं, बाकी देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बची। कोई भी ले सकते हैं, तमाम बड़ी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हम इस 2 को लेते हैं, तो इसकी जो जगह बन रही होती है वो बनती है पहली रो और दूसरा कॉलम A12। इसकी जगह पे हम माइनस साइन थीटा पुट कर देंगे, और जो हमारे पास इसका ऑपोजिट होगा A21, उसकी जगह हम साइन थीटा पुट कर देंगे। जो हमारे पास होगा A11 यानी इसका सेम वाला, उसकी जगह कॉस थीटा पुट कर देंगे, और जो हमारे पास होगा A12 उसकी जगह भी कॉस थीटा पुट कर देंगे। अब जो थीटा है वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू 2A12 डिवाइडेड बाय A11 माइनस
A22 इस तरह से हमारे पास tan थीटा कैलकुलेट tan 2 थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर थीटा को करेंगे tan इनवर्स करके और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव थे। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपका काफ़ी पेपर इसमें से आएगा। और मैं अभी एक और वीडियो शेयर करता हूँ कि आप पहले मैंने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की शेयर की थी, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ने बोला कि कैलकुलेटर इतने ज़्यादा तो सेंटर्स में अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करता हूँ कि आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करके मैथ का पेपर स्मार्टली सॉल्व करते हैं। तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा, आप वो लाजमी देखिएगा, ताकि आप मैथ के पेपर में टाइम का काफ़ी इशू होता है कि आपने सारी वैल्यूज़ को एंटर करना होता है, सिंबल्स को एंटर करना होता है। आज मुझे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए डेल का ऑपरेटर ढूंढने में ही 5 मिनट लग गए। वर्ड के अंदर सिंबल्स में मैं ढूंढता रहा, बड़ी मुश्किल से मुझे वो मिला। जो पहली वाली लिस्ट होती है उसमें नहीं था, पूरा मैंने उसको स्क्रॉल किया, फिर एक स्पेशल फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया, उसमें जाके मुझे मिला बड़ी मुश्किल से। और मैथ टाइप भी उस सिस्टम में नहीं था। और तो इन चीज़ों में बड़ा टाइम लग रहा होता है। तो मैथ के पेपर में जितना बंदा टाइम बचा ले उतनी अच्छी बात है। तो टाइम बचाने के मैं आपको स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप 4 GPA मज़े से सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा और बाकी लोगों से ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भला हो और आपको दुआ मिले। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।